सीटेड पेपर टू सोशल साइंस ज्योग्राफी क्लास 7th का यह आपका लेसन 1 से लेकर के लेसन 7 तक का आपका ये कंप्लीट वन लाइनर नोट्स है। यह आपका एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, ठीक है ना। तो इसमें जो लेसन 1 है वह आपका है पर्यावरण। क्या है? पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट है। इसमें से कौन कौन से आपके वन लाइनर नोट्स है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, आइए इसको एक एक करके हम यहाँ पे देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे जो कि आपका लेसन है नंबर 1 आपका है पर्यावरण, ठीक है ना। इसमें पहला जो है कह रहा है कि पर्यावरण हमारे चारों ओर मौजूद सभी जीवित और निर्जीव चीजों का क्या है? समग्र रूप है, ठीक है ना। पर्यावरण के 3 घटक होते हैं, यानी प्रमुख 3 घटक होते हैं। एक आपका होता है प्राकृतिक पर्यावरण, एक आपका होता है मानव पर्यावरण और एक आपका क्या है? मानव निर्मित पर्यावरण, एक आपका मानव पर्यावरण। यानी यहाँ पर आपके 3 घटक है प्रमुख। और कह रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण में भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु भी शामिल होते हैं, ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण प्रकृति द्वारा निर्मित होती है। मानव निर्मित पर्यावरण जो होता है वो मनुष्य द्वारा बनाई गई वस्तुओं और संरचनाओं से बनता है, ठीक है। सड़क, पुल, भवन, उद्योग और पार्क मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण है। मानव पर्यावरण में व्यक्ति, परिवार, समुदाय, समाज और उनकी गतिविधियां शामिल होती हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल है। स्थलमंडल जिसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं इंग्लिश में, पृथ्वी की ठोस बाहरी परत को कहते हैं, ठीक है। स्थलमंडल में चट्टाने, मिट्टी और खनिज पाए जाते हैं। जलमंडल में आपका हाइड्रोस्फीयर जिसको बोलते हैं, पृथ्वी पर उपलब्ध जितने भी जल के स्रोत हैं वो सब आपके जलमंडल में आते हैं। महासागर, नदियां, झील, तालाब, भूमिगत जल, जलमंडल, ये सब के सब आपके जलमंडल के ही भाग हैं। बाकी आपका वायुमंडल है, तो वायुमंडल जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, पृथ्वी को घेरने वाली गैसों की परत होती है वायुमंडल। वायुमंडल में आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसी गैस पाई जाती है। सबसे अधिक मात्रा में आपका नाइट्रोजन है, फिर उसके बाद आपका ऑक्सीजन है, बाकी उसके बाद आपके अन्य गैस हैं, ठीक है ना। ये सभी चीजें आपकी इंपॉर्टेंस हैं, ठीक है। चलिए आगे इसमें और देखेंगे। इसमें हम क्या है, अभी इसमें और बताया जा रहा है आपको कि जीवमंडल, इसके बाद आपका है जीवमंडल। जीवमंडल यानी बायोस्फीयर, वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां भूमि, जल और वायु मिलकर के जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या करती हैं? तैयार करती हैं। यानी जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और आपका जो लिथोस्फीयर है, यह तीनों मिल करके मतलब हम जीव जंतुओं के लिए जो परिस्थिति बनाती है जीवन के लिए, उसी को हम बोलते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। जीवमंडल में सभी जीवित प्राणी पाए जाते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के सभी घटक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए प्राकृतिक पर्यावरण पे क्या है? निर्भर करता है। मानव की गतिविधियां पर्यावरण में परिवर्तन ला सकती हैं। पर्यावरण का संरक्षण मानव जीवन और पृथ्वी के संतुलन के लिए क्या है? आवश्यक है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कुछ हम यहाँ पे रिवीजन देखेंगे, सीटेड इंपॉर्टेंस फैक्ट देख लेते हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। क्या है? पहला कह रहा है कि स्थलमंडल क्या है? ठोस बाहरी परत है, पृथ्वी का जो ठोस बाहरी परत है वह है। जलमंडल क्या है? तो जलमंडल पृथ्वी पर जल का जो क्षेत्र है वो है। वायुमंडल क्या है? पृथ्वी को घेरने वाली गैसों की परत। जीवमंडल क्या है? पृथ्वी का मतलब जो जीवन क्षेत्र होता है वो आपका जीवमंडल है। मानव निर्मित पर्यावरण यानी मनुष्य द्वारा बनाया गया, ठीक है ना। और मानव पर्यावरण में मानव और उसकी गतिविधियां क्या होती हैं? शामिल होती है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हैं। देखिए क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बना है, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो पर्यावरण के प्रमुख घटक आपके हैं प्राकृतिक पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण और मानव पर्यावरण। स्थलमंडल क्या है? पृथ्वी की ठोस बाहरी परत। जलमंडल में शामिल क्या होता है? पृथ्वी पर उपलब्ध जितने भी जल हैं। वायुमंडल क्या है? तो पृथ्वी को घेरने वाली गैसों की परत। और जीवमंडल क्या है? तो जीवमंडल आपका पृथ्वी का वह क्षेत्र जहां जीवन संभव है, ठीक है ना। ये सभी चीजें हैं। अब यहाँ पर एक चीज आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक आपका सीटेड सुपर रिवीजन है। क्या है इसमें? समझिएगा इसको। देखिए पर्यावरण जो होता है ना, वह प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव, इन तीनों को मिलाकर के इन तीनों का घटक होता है पर्यावरण, ठीक है। और प्राकृतिक पर्यावरण में आपके स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल शामिल होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको हर लेसन में आपको मिलेगा। ये लेसन 1 था आपको। चलिए लेसन 2 की हम बात कर लेते हैं। लेसन 2 क्या है आपका? लेसन 2 है आपका हमारी पृथ्वी के अंदर यानी इनसाइड आवर अर्थ, यानी पृथ्वी के अंदर हम बात करेंगे यहाँ पे, यानी हमारा जो यहाँ पे अर्थ है, ठीक है ना, इस अर्थ के अंदर हम बात करेंगे यहाँ पे। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना
को मुख्यतः 3 परतों में बांटा गया है। यानी पृथ्वी की जो संरचना है उसको 3 परतों में बांटा गया है। जैसे मान लीजिए एक है, एक आपका 2 है, फिर आपका एक 3 है। ये 3 परतों में पृथ्वी को क्या किया गया है, बांटा गया है। पृथ्वी का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है, पृथ्वी का सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। वहीं पर उसके बीच वाला जो भाग होता है, यानी इसके जस्ट बाद वाला, यानी जो क्रस्ट होता है, सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपकी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है वो क्रस्ट है, यानी जिसको भूपर्टी बोलते हैं। और भूपर्टी पृथ्वी का सबसे पतली परत है, यानी पृथ्वी के जिस भाग के ऊपर हम लोग रहते हैं यह आपका क्रस्ट वाला पार्ट है और सबसे पतला वाला भाग है, ठीक है ना। वहीं पर जो दूसरा पार्ट है इसका, ये पहला था और ये जो दूसरा पार्ट होता है, दूसरा जो पार्ट है वह आपका है मेंटल। क्या है आपका, मेंटल है, ठीक है ना। और मेंटल की जो औसत गहराई है वह 2900 किलोमीटर है, ठीक है। और पृथ्वी की सबसे अंदरूनी परत को हम बोलते हैं कोर, यानी क्रोड बोलते हैं, यानी जो बीच वाला ये भाग है, यानी तीसरा जो भाग है उसको हम बोलते हैं क्रोड, ठीक है ना, कोर बोलते हैं। यानी पृथ्वी को ऊपर से अगर नीचे हम जाएंगे तो क्रस्ट, मेंटल और कोर, यह आपका पृथ्वी का भाग होता है। और क्रोड जो होता है ना वो मुख्यतः लोहा और निकेल से बना होता है। और क्रोड में कोई भी चीज सॉलिड फॉर्म में नहीं होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा उसमें क्या होती है, गर्मी होती है। पृथ्वी की सबसे मोटी परत मेंटल है, यानी जो बीच वाला परत है, यानी ये जो बीच वाला जो परत है आपका है दूसरा वाला, ठीक है ना, मेंटल वाला, ये सबसे मोटी परत है पृथ्वी की। पृथ्वी की सबसे मोटी परत आपकी कौन सी है, मेंटल वाला जो भाग है पृथ्वी की सबसे मोटी परत है, ठीक है ना। चलिए, कह रहा है कि भूपर्टी और उसके नीचे स्थित ऊपरी मेंटल को कठोर भाग को मिला करके क्या बनता है, लिथोस्फीयर बनता है, ठीक है ना। यानी जो लिथोस्फीयर है जिसके ऊपर हम रहते हैं, ठीक है ना, यह आपका क्रस्ट और मेंटल भाग को मिला करके बनता है, ठीक है। वहीं पे कह रहा है कि पृथ्वी की जो यहाँ पर संरचना है, यानी पृथ्वी की जो आंतरिक गर्मी है उसका मुख्य कारण है उसके अंदर मौजूद अत्यधिक तापमान और दबाव, ठीक है ना। अत्यधिक तापमान और जो दबाव है वह एक कह सकते हैं कि मेन वजह है गर्मी का, ठीक है ना, आंतरिक गर्मी का। चलिए, अब यहाँ पे हम बात करेंगे चट्टानों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, चट्टान यानी रॉक्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे रॉक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए कह रहा है कि पृथ्वी की भूपर्टी विभिन्न प्रकार की चट्टानों से बनी हुई है। चट्टानें एक या अधिक खनिजों से बनी है। चट्टानों को मुख्यतः 3 प्रकार में बांटा जाता है, ठीक है ना। एक होता है आग्नेय, जिसको बोलते हैं इग्नियस रॉक्स, ठीक है ना, जो मैग्मा और लावा से ठंडा होकर के बनता है। और आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, इसको पेरेंट रॉक भी कहते हैं, ठीक है ना। और अवसादी चट्टानें सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी के जमने या दबने से बनता है। और अवसादी चट्टानों में जीव जंतु और पेड़ पौधों के अवशेष मिलते हैं। फिर उसके बाद आपका है कायांतरिक, जिसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये ताप और दबाव के कारण पहले से मौजूद चट्टानों में परिवर्तन से बनती है। और चट्टानों का एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदलना चट्टान चक्र कहलाता है, जिसको हम रॉक साइकिल कहते हैं, ठीक है ना। और चट्टानों में हमें विभिन्न खनिज प्राप्त होते हैं, चट्टानों से हमें विभिन्न प्रकार के खनिज क्या होते हैं, मिलते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पे हम बात करेंगे मैग्मा की। किसकी बात करेंगे, मैग्मा यानी लावा, जो ज्वालामुखी से निकलती है। तो इसमें कह रहा है कि पृथ्वी के अंदर मौजूद पिघली हुई चट्टान, यानी चट्टानी जो सामग्री होती है उसको हम मैग्मा बोलते हैं। जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आती है, यानी बाहर निकल के आती है, तो उसे क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। और ज्वालामुखी से निकलने वाली जो ठंडी, मतलब निकलने वाला लावा ठंडा होकर के आग्नेय चट्टान का निर्माण करता है। यानी आपको यहाँ पे समझना होगा कि जो चट्टानों का निर्माण आप पृथ्वी पर देख रहे हैं, उन चट्टानों के निर्माण में सबसे अहम भूमिका अगर किसी चीज का है तो वह आपका किसका है, लावा का है, मैग्मा और लावा का। यानी पृथ्वी की गहराई में, यानी जो मैग्मा होती है जब वो बाहर निकल के आती है तो लावा होती है। अब यही लावा क्या होगा, ठंडा होकर के हार्ड सरफेस में बनेगा, और हार्ड होकर के क्या बनेगा, वो चट्टान बनेगा, जिसको हम बोलते हैं आग्नेय चट्टान, यानी आग्नेय शैल बोलते हैं, जिसको बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स से ही आपका बनता है आपका सेडिमेंट्री रॉक्स, और सेडिमेंट्री रॉक से बनता है आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी रॉक्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। चलिए, कुछ यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं क्या है यहाँ पे जो सीटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कह रहा है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत आपका भूपर्टी यानी क्रस्ट बोलते हैं, सबसे मोटी परत आपका मेंटल है, ठीक है ना। और सबसे अंदरूनी परत आपका क्रोड है, कोर है। और कह रहा है क्रोड का जो प्रमुख तत्व है वो लोहा और निकिल है। और पिघली चट्टान अंदर आपका मैग्मा, और सतह पर निकला हुआ मैग्मा लावा कहलाता है। और चट्टानों के प्रकार में आपका आग्नेय, अवसादी और कायांतरित है, ठीक है ना, इग्नियस, सेडिमेंट्री और आपका मेटामॉर्फिक, ठीक है। एक चीज मैं और आपको बता दूं कि जो आपका पृथ्वी का ये जो 3 परत है, ठीक है ना, पृथ्वी की जो ये 3 परत है जिसको क्रस्ट, मेंटल और कोर बोलते हैं, उसको एक तरह से और जानते हैं, मतलब एक नाम और होता है जिसका नाम होता है एक होता है सियाल, सीमा और नीफे, यह भी एक नाम होता है, ठीक है ना। तो इसको भी आप लोग कहीं पे
अच्छे से देख करके नोट आउट कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ और भी क्वेश्चंस बनाए हुए हैं जो कि आपको याद करने में काफी हेल्प करेगा। जैसे यहाँ दिया कि पृथ्वी की सबसे मोटी परत कौन सी है, मेंटल है। पृथ्वी के अंदरूनी परत को क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं। मैग्मा और लावा में क्या अंतर है, देखिए तो पृथ्वी के अंदर पिघली हुई सामग्री मैग्मा होती है और पृथ्वी जबकि जब ये बाहर निकल के आती है तो लावा बन जाती है। और आग्नेय चट्टान कैसे बनती है, तो मैग्मा या लावा के ठंडा होकर के जमने से बनती है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ और क्वेश्चन है इसमें। क्या है क्वेश्चन, देखिए अवसादी चट्टानों में क्या मिल सकता है, तो जीव जंतुओं के अवशेष मिल सकते हैं, जीव जंतुओं के अवशेष मिल सकते हैं। और कायांत्रिक चट्टान कैसे बनती है, तो यह ताप और दबाव के कारण पहले से मौजूद चट्टानों में परिवर्तन, यानी जो चट्टानें पहले से मौजूद हैं, चाहे वो आपका इग्नियस रॉक्स हो चाहे वो आपका सेडिमेंट्री रॉक्स हो, जब इनमें ताप और दबाव के कारण परिवर्तन होता है तब जाकर के कहीं पर आपका कायांत्रिक चट्टान यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे सीटेड सुपर रिवीजन है। सीटेड सुपर रिवीजन में आपका दिया हुआ है पृथ्वी क्या है, पृथ्वी आपका भूपर्टी प्लस मेंटल और क्रोड का भाग है। चट्टानें क्या है, आग्नेय अवसादी और कायांत्रिक। मैग्मा जब पृथ्वी के अंदर होती है तब होती है, लावा जब बाहर आता है तब होता है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे लेसन 3 का। लेसन 3 क्या है आपका, समझिएगा। लेसन 3 आपका है हमारी बदलती पृथ्वी यानी आवर चेंजिंग अर्थ। यहाँ से कौन कौन से आपके क्वेश्चंस हैं, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे पृथ्वी की गतिशील सतह, यानी पृथ्वी की जो गतिशील सतह है उसकी बात करेंगे। तो कह रहा है कि पृथ्वी की सतह लगातार परिवर्तनशील है। पृथ्वी की सतह में परिवर्तन मुख्यतः आंतरिक और बाह्य प्रक्रियाओं के कारण होता है। पृथ्वी के अंदर होने वाली प्रक्रियाओं को अंतर्जात बल कहते हैं और पृथ्वी की सतह पर कार्य करने वाले बलों को बहिर्जात बल कहते हैं। फिर कह रहा है कि अंतर्जात बल पृथ्वी की सतह को ऊपर उठाने या नीचे धंसाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। भूकंप और ज्वालामुखी अंतर्जात प्रक्रियाओं से संबंधित है। बहिर्जात प्रक्रियाएं पृथ्वी की सतह को क्या करती है, अपवर्तित और परिवर्तित करती हैं, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ बात करने वाले हैं अपवर्तन और निक्षेपण की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अपवर्तन और निक्षेपण क्या होता है, देखिए कह रहा है कि प्राकृतिक शक्तियों द्वारा पृथ्वी की सतह की मिट्टी और चट्टानों को हटाने की प्रक्रिया कहलाता है अपवर्तन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इरोजन, ठीक है ना। और अपवर्तित पदार्थों का किसी दूसरे स्थान पर जमा होना निक्षेपण कहलाता है, यानी इसको बोलते हैं डिपोजिशन, ठीक है। और नदी, समुद्र की लहरें और हिमनद और पवन पृथ्वी की सतह को बदलने वाले यह प्रमुख क्या है, कारण है। वहीं पर हम बात करें अगर नदियों के कार्य का, तो नदी अपने मार्ग में अपवर्तन, परिवहन और निक्षेपण का कार्य करती है। नदी के ऊपरी भाग में जल का वेग अधिक होने के कारण अपवर्तन अधिक होता है। नदी में घुमावदार मार्ग को क्या बोलते हैं, विसर्प बोलते हैं, जिसको मेंडर बोलते हैं इंग्लिश में। विसर्प के कट जाने से गोखुर झील यानी ऑक्सबो लेक बनता है, ठीक है ना। और नदी के निचले भाग में निक्षेपण के कारण डेल्टा का निर्माण होता है, ठीक है ना। और नदी द्वारा लाई गई मिट्टी और अवसाद डेल्टा के निर्माण में सहायक होते हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे हम बात करेंगे समुद्री लहरों की बात कर लेते हैं। देखिए समुद्री लहरों की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि समुद्र की जो लहरें होती हैं, ठीक है ना, यानी जो समुद्र की आपकी लहरें होती हैं, तो कह रहा है कि समुद्री लहरें तटों पर अपवर्तन और निक्षेपण करती हैं। समुद्री लहरों के अपवर्तन में समुद्री गुफाएं बनती हैं। समुद्री गुफाओं के आगे बढ़ने पर समुद्री मेहराब बन सकता है। मेहराब क्या होता है, तो मेहराब के टूटने के बाद समुद्री स्तंभ बन सकता है। और समुद्री निक्षेपण से समुद्र तट और समुद्री तटीय आकृतियां बनती हैं। वहीं पर अगर हम आगे बात करें पवन के कार्य, तो देखिए कह रहा है कि शुष्क क्षेत्रों में पवन चट्टानों और रेत को अपवर्तित तथा परिवहन कर सकती है। पवन द्वारा रेत के निक्षेपण से बालू के टीले बन सकते हैं। और मशरूम रॉक पवन के अपवर्तन से बनने वाली एक आकृति है। कौन, आपका मशरूम रॉक, ठीक है ना, मशरूम के आकार का ये होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए इसमें हिमनद की बात करते हैं। यहाँ पे तो कह रहा है कि हिमनद धीरे धीरे गति करने वाले बर्फ की विशाल राशि होती है और हिमनद अपने साथ चट्टानों और मिट्टी को ले जाते हैं, ठीक है ना। और हिमनद में अपवर्तन से घाटियों का आकार बदल सकता है और हिमनदों द्वारा जमा किए गए पदार्थ को हिमोड कहा जाता है। क्या कहता है, हिमोड कहा जाता है, ठीक है ना।
चलिए अब इसके रिविजन्स देख लीजिए, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि अपर्दन क्या है, तो अपर्दन नदी, पवन, हिमनद और समुद्री लहरों से होता है। निक्षेपण किससे होता है, नदी से, पवन से और हिमनद आदि से। विसर्ग और गोखुर झील और डेल्टा ये किससे होता है, नदियों से बनता है। समुद्री गुफा, मेहराब और स्तंभ ये समुद्री लहरों से बनता है। बालू के टीले और मशरूम रॉक ये पवन की वजह से होता है, ये हवा की वजह से होता है। और हिमोड क्या है, एक हिमनद है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ देखते हैं जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वैसे तो काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें से भी क्वेश्चन बनने के पूरे चांस हो सकते हैं। देखिए अपर्दन क्या है, मिट्टी और चट्टानों के हटने की प्रक्रिया। निक्षेपण क्या है, अपर्दित पदार्थों के किसी स्थान पर जमा होने की प्रक्रिया। गोखुर झील किससे बनती हैं, नदी के विसर्प के कट जाने से। बालू के टीले किसके निक्षेपण से बनते हैं, पवन द्वारा लाई गई रेतों के निक्षेपण से। हिमोड किससे संबंधित है, हिमनद से, ठीक है ना। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे, काफी इंपॉर्टेंट थे। बाकी और भी है इसमें, आप इसको देख सकते हैं। जैसे और क्वेश्चंस में आपके सामने हैं, जैसे कह रहा है कि पृथ्वी क्या है, तो पृथ्वी आपका अंतर्जात और बहिर्जात बल, ठीक है ना। अपर्दन पदार्थ का हटना, निक्षेपण पदार्थ जमा होना, नदी विसर्प, ठीक है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। पेड पीडीएफ हो 99 रुपीज में आपको मिल जाएगा, जिसमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी का रहेगा, ठीक है ना। आप लेना चाहें तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, 88 लिख लीजिए इसको, 885846, ठीक है ना, 88584656 और 89। इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप 99 रुपीज पे करके आपको हिस्ट्री का, सिविक्स का और ज्योग्राफी का, एनसीईआरटी का लेसन वाइज आपको कह सकते हैं कि क्लास 6 7 8 का आपको नोट्स पूरा अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है ना। जो आपको काफी हेल्प करेगा, प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं, बाकी एग्जाम के लिए भी काफी हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला लेसन है आपका वह है आपका वायु। क्या है आपका, वायु यानी एयर की बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे वायुमंडल की। तो कह रहा है कि पृथ्वी को चारों ओर से घेरने वाली गैसों की परत को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल पृथ्वी पर जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसें पाई जाती हैं। वायुमंडल में जलवाष्प, धूल कण और अन्य गैसें भी उपस्थित है। वायुमंडल में गैसों का वितरण समान नहीं होता है, ठीक है ना। और वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं, ट्रोपोस्फियर, जिसमें आपका बादलों का निर्माण होता है और जिसमें वर्षा होती है, बिजली चमकती है, सारी मतलब मौसम से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं होती हैं सब आपका ट्रोपोस्फियर में होता है। अगर इसको आप समझना चाहें तो मान लीजिए अगर ये धरती से, यानी ये आपका धरातल है, ठीक है ना, ये आपका निचला धरातल है, तो धरातल से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो पहला आपका है ट्रोपोस्फियर, दूसरा आपका है स्ट्राटोस्फियर, फिर आपका है मेसोस्फियर, फिर ठीक है ना, ऐसे करके फिर थर्मोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर। ऐसे आपके कुल 5 लेयर्स है, यानी वायुमंडल के 5 परत है, जिसमें से पहला जो परत है आपका ट्रोपोस्फियर वाला है, इसी में आपका मौसम संबंधित घटनाएं घटती हैं। दूसरा वाला आपका स्ट्राटोस्फियर है, जिसमें आपका हवाई जहाज उड़ता है। फिर उसके बाद आपका है मेसोस्फियर, जिसमें आपका मीटियोराइट्स, एस्टेरॉइड जो आते हैं वो क्या होते हैं, जल जाते हैं। फिर उसके आपका थर्मोस्फियर है, जिसमें आपके अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स आपको रखे जाते हैं। और एक्सोस्फियर जो सबसे बाहरी परत होता है, ठीक है ना, आपके वायुमंडल का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि मौसम संबंधी लगभग सभी घटनाओं को क्षोभ मंडल में होती है, ठीक है ना। मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं, वायुमंडल की ऊंचाई के साथ वायु का घनत्व तो क्या होता है, सामान्यतः कम होता चला जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या है, नेक्स्ट आपका है वायुमंडल का तापमान। तो कह रहा है कि सूर्य पृथ्वी के लिए ऊष्मा और प्रकाश का मुख्यतः स्रोत है। पृथ्वी की सतह सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को अवशोषित करके वायुमंडल को गर्म करती है। पृथ्वी के तापमान को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में अक्षांश, ऊंचाई और समुद्र से दूरी शामिल है। ऊंचाई बढ़ने के साथ सामान्यतः तापमान क्या होता है, कम होता है। भूमध्य रेखा के आसपास सूर्य की किरणें अधिक सीधी पड़ती हैं, इसीलिए वहां तापमान सामान्यतः अधिक होता है। वायुदाब की भी बात कर लेते हैं। देखिए, तो वायुदाब में कह रहा है कि वायु द्वारा पृथ्वी की सतह पर डाला गया दबाव वायु दाब कहलाता है। वायु गर्म होने पर फैलती है और हल्की होने पर ऊपर उठती है। गर्म वायु के ऊपर उठने से वहां निम्न दाब बनता है और वायु कह कि ठंडी वायु भारी होने होती हैं और नीचे की ओर क्या होती हैं, आती हैं, तो ठंडी जो वायु होती हैं वह उच्च वायु दाब बनाती हैं। तो इसको अच्छे से आप समझ जाइएगा, यहाँ पे उच्च दाब और यहाँ पे निम्न वायु दाब। तो निम्न वायु दाब होती है गर्म हवा से और आपकी जो उच्च वायु दाब होती है वो ठंडी वायु से होती है, ठंडी हवा से होती है।
आगे और भी इसमें बताया गया है, कह रहा है कि वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर क्या होती है, चलती है। यानी अगर आप पृथ्वी को देखें यहाँ पे ध्यान से, तो आपको पता है कि पृथ्वी पे आपके दो पोल से, एक आपका नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल है, ठीक है ना, बीच में आपका इक्वेटर है। तो नॉर्थ पोल में भी आपका ठंड है और साउथ पोल में भी आपका ठंड है, यानी नॉर्थ पोल में भी आपका ठंड है, साउथ पोल में, और इक्वेटर पे आपका सूरज की किरणें सीधे पड़ती है, तो यहाँ पे आपकी गर्मी ज्यादा होती है। अब यहाँ पर आपकी ठंड के वजह, नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में ठंड अधिक होने की वजह से, ठीक है ना, ठंड ज्यादा है, तो जब ठंड ज्यादा होगा तो क्या होगा, उच्च वायु दाब बनेगा, और इक्वेटर पे आपका गर्मी ज्यादा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे निम्न वायु दाब बनेगा, ठीक है ना। तो उच्च वायु दाब मतलब जो वायु होती है उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर, मतलब उच्च वायु दाब से, यानी उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर क्या होती है, हवा, मतलब वायु जो होती है वो चलती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला आपका दिया है यहाँ पे पवन, यानी हवा की बात करते हैं, ठीक है ना। देखिए कह रहा है कि गतिशील वायु को पवन कहते हैं। पवन की दिशा और गति वायु दाब के अंतर से प्रभावित होती है। मुख्यतः कह रहा है कि पवन मुख्यतः तीन प्रकार की हो सकती है, एक अस्थायी पवने, मौसमी पवने, और एक क्या होती है, स्थानीय पवने, ठीक है ना, लोकल विंड जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जो अस्थायी पवने होती हैं पूरे वर्ष एक निश्चित दिशा में चलती हैं, और जो मौसमी जो पवनें होती हैं वो ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलती हैं, यानी मौसम के हिसाब से बदलती हैं, और अस्थानीय पवनें जो होती हैं किसी छोटे क्षेत्र में स्थानीय परिस्थितियों के कारण चलती हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे यहाँ पे बात करते हैं आर्द्रता और वर्षा की। अगर बात कर लें तो कह रहा है कि आर्द्रता और वर्षा में कि वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं, यानी वायु में जितने भी मतलब उपस्थित जल वाष्प होता है वही आर्द्रता कहलाता है, ह्यूमिडिटी कहलाता है। जब जल वाष्प ठंडी होकर के जल की छोटी बूंदों में बदलती है तो उसे संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं, कंडेंसेशन की प्रक्रिया बोलते हैं उसको। बादल जब किसी छोटी बूंदों या बर्फ के कणों से बने होते हैं, ठीक है ना, ये जो बादल होते हैं वो जल की छोटी बूंदों और बर्फ के कणों से बने होते हैं, और यह बनते कैसे हैं, कंडेंसेशन की प्रक्रिया से बनते हैं, ठीक है ना। और जब जल की बूंदें या बर्फ के कारण भारी होकर के पृथ्वी पर गिरते हैं तो इसे वर्षण कहते हैं, यानी वर्षा कहते हैं। और वर्षण के विभिन्न रूप होते हैं, वर्षा, हिमपात, ओलावृष्टि आदि, ये सब इसमें क्या होती हैं, शामिल होती हैं। चलिए अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लीजिए इसको। इसमें दिया हुआ है ना कि वायुमंडल क्या है, तो वायुमंडल पृथ्वी को घेरने वाली गैसों की परत है। प्रमुख गैस आपका नाइट्रोजन है, दूसरा प्रमुख गैस आपका ऑक्सीजन है, सबसे निचली परत आपका क्षोभमंडल। और मौसम क्या है आपका, मुख्यतः क्षोभमंडल में होता है, मौसमी घटनाएं क्षोभमंडल में होती हैं। वायु दाब आपका वायु द्वारा लगाया गया दबाव, और पवन क्या होती है, गतिशील वायु, यानी बहती हुई हवा को ही हम पवन कहते हैं, यानी ठीक है ना, चलती हुई हवा। और आर्द्रता वायु से जल वाष्प की मात्रा, संघनन का मतलब यानी जल वाष्पों का बूंदों में बदलना, और वर्षण यानी आपका जल वर्षा पृथ्वी पर गिरना, यानी जल का या बर्फ का पृथ्वी पर गिरना आपका वर्षण होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वायुमंडल क्या है, तो पृथ्वी के चारों ओर घेरने वाली गैसों की परत। मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं, क्षोभमंडल में। वायु किस दिशा में चलती है, उच्च दाब से निम्न वायु दाब की तरफ। आर्द्रता क्या है, वायु में उपस्थित जल वाष्प। और संघनन क्या है, जल वाष्प का ठंडा होकर के छोटी बूंदों में बदलना, यह आपका कहलाता है संघनन, ठीक है ना। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पे लेसन 5 का, जो कि है आपका वाटर। क्या है, वाटर। इसमें कौन सा है, जल का परिचय थोड़ा सा कर लेते हैं। तो कह रहा है कि पृथ्वी की सतह का लगभग 3/4 भाग क्या है, जल से ढका हुआ है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का अधिकांश भाग महासागरों और समुद्रों में है। महासागरों का जल खारा होता है। मीठा जल मुख्यतः नदियों, झीलों, तालाबों, भूमिगत जल और हिमनदों में पाया जाता है। पृथ्वी पर जल लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर और एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाता रहता है। पृथ्वी के इस निरंतर संचरण को जल चक्र यानी वाटर साइकिल कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अब जल चक्र की बात कर लेते हैं। जो वाटर साइकिल है वो क्या है, तो कह रहे हैं कि पृथ्वी की गर्मी से समुद्र, नदियों और अन्य जल स्रोतों का जल वाष्प बन करके उड़ता है, ठीक है ना। और जल वाष्प के बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण इवापोरेशन कहते हैं। और पौधों से जल वाष्प निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं, नहीं वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जल वाष्प ऊपर जाकर के ठंडी होती है और छोटी छोटी जल बूंदों में बदलती है। जल वाष्प का ठंडा होकर के जल बूंदों में बदलना कंडेंसेशन की प्रक्रिया यानी संघनन की प्रक्रिया कहलाती है। और संघनन के बाद बादलों का निर्माण होता है। और बादलों से जल का वर्षा यानी बादलों से जल का वर्षा हिम
पात और या ओलों के रूप में पृथ्वी पर गिरना क्या कहलाता है? वर्षण यानी प्रेसिपिटेशन कहलाता है, ठीक है ना। और वर्षा का कुछ जल नदियों और झीलों तक में पहुंचता है और कुछ जल भूमि के अंदर जाकर के भूमिगत जल का हिस्सा बनता है। जल चक्र पृथ्वी पर जल की उपलब्धता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी जल चक्र में पृथ्वी पर क्या होती है, मतलब जल की जो उपलब्धता है वो धरती पर बनी रहे, वह जल चक्र के द्वारा होता है, वाटर साइकिल के द्वारा होता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अगला यहाँ पे है महासागरीय जल की गति। महासागरीय जल की गति जो है उसको अगर हम देखें तो कह रहा है कि महासागरीय जल लगातार गतिशील रहता है, यानी महासागर का जो जल है वो हमेशा गति करता रहता है। महासागरीय जल की प्रमुख गतियां तरंगे, ज्वारभाटा और महासागरीय धाराएं हैं। समुद्र की सतह पर जल का ऊपर नीचे उठना तरंग कहलाती हैं, ठीक है ना। और समुद्र में तेज हवाएं बड़ी और शक्तिशाली तरंगे उत्पन्न कर सकती हैं। समुद्र के जल का नियमित रूप से उठना, गिरना, नीचे गिरना ज्वार भाटा कहलाता है, ठीक है ना। और ज्वार भाटा मुख्यतः आपका चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होता है। समुद्र में जल की एक निश्चित दिशा में लगातार गति को क्या कहते हैं? महासागरीय धारा कहते हैं। महासागरीय धाराएं गर्म और ठंडी हो सकती है। महासागरीय धाराएं तटीय क्षेत्रों की क्या होती हैं? जलवायु को प्रभावित करती है। महासागरीय धाराएं होती हैं, यह तटीय क्षेत्रों की जलवायु को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं, ठीक है ना। मौसम वहां का मतलब ये बदल जाता है। अब इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी पर जल कितना है? 3/4। महासागरीय जल खारा है। जल चक्र, जल का निरंतर संचरण। वाष्पीकरण, जल का जलवाष्प में परिवर्तन। वाष्पोत्सर्जन मतलब पौधों से निकलने वाला जो जलवाष्प होता है। संघनन, जलवाष्प का जलबूंदों में बदलना। वर्षण में आपका जल बर्फ के रूप में पृथ्वी पर गिरता है। ज्वार भाटा मुख्यतः सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से होता है। महासागरीय धाराएं जल की निश्चित दिशा की गति को कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए जल चक्र क्या है? जल का लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान तथा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना। वाष्पीकरण क्या है? जल का जलवाष्प में बदलना। संघनन क्या है? जल वाष्प ठंडा होकर के जल बूंदों में बदलना। ज्वार भाटा किस कारण होता है? मुख्यतः सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण की वजह से। और महासागरीय जल की प्रमुख गतियां कौन सी हैं? तरंगे हैं, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लेसन देखते हैं जो कि आपका 6th लेसन है। क्या है 6th लेसन? जो कि कह रहा है कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। यहां से हम क्वेश्चन देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे प्राकृतिक वनस्पति की। तो कह रहा है कि जो वनस्पति मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप उग जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पतियां कहते हैं, ठीक है ना। और प्राकृतिक वनस्पति का विकास मुख्यतः तापमान और नमी पर निर्भर करता है। प्राकृतिक वनस्पति की विभिन्न प्रजातियां अलग अलग जलवायु परिस्थितियों में पाई जाती हैं। प्राकृतिक वनस्पति को मुख्यतः वन, घास भूमि और झाड़ियों आदि में बांटा जाता है। जहां वर्षा अधिक होती है वहां सामान्यतः घने वन पाए जाते हैं और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में घास और झाड़ियां अधिक पाई जाती हैं, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आपका है, कह रहा है कि वनस्पति के प्रमुख प्रकार। तो कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में पेड़ वर्ष भर हरे रहते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पेड़ शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देती हैं। पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। कांटेदार झाड़ियां कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। समशीतोष्ण सदाबहार वन अपेक्षाकृत ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। घास भूमियां उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां वर्षा वन विकसित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती हैं। टुंड्रा वनस्पतियां अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में पाई जाती हैं। टुंड्रा क्षेत्रों में मुख्यतः कई प्रकार यानी काई और लाइकेन पाई जाती है, ठीक है ना। जो काई होता है और लाइकेन होता है, ठीक है ना, वो पाई जाती है आपके। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं वन्य जीवन। इसमें क्या है? कह रहा है कि वन्य जीव वे जीव हैं जो प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं। वन्य जीवों का वितरण भी जलवायु और वनस्पति से प्रभावित होता है। उष्णकटिबंधीय वनों में विभिन्न प्रकार के बंदर, हाथी, हिरण और पक्षी पाए जाते हैं। घास भूमियों में चरने वाले जानवरों की संख्या अधिक हो सकती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में ध्रुवी भालू, सील और पेंगुइन जैसे जीव पाए जाते हैं। वन्य जीव प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
वनों की कटाई और प्राकृतिक आवासों के नष्ट होने से वन्य जीवों को खतरा होता है। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। और वनस्पति और वन्य जीवों का संरक्षण जैव विविधता को बनाए रखने के लिए क्या है, आवश्यक है। ठीक है ना। चलिए अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं और इंपॉर्टेंट जो है इसके क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, प्राकृतिक वनस्पति क्या है, जो बिना मानव की सहायता से उगने वाली वनस्पतियां होती हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र क्या होते हैं, घने होते हैं। कम वर्षा वाले क्षेत्र क्या होते हैं, घास और झाड़ियों वाले होते हैं। पर्णपाती वन शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। कांटेदार वनस्पति कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं। टुंड्रा में आपके काई और लाइकेन आपका पाए जाते हैं। और वन्य जीव आपका प्राकृतिक पर्यावरण वातावरण में रहने वाले जीवों कहते हैं। संरक्षण की अगर बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। ठीक है ना। अब देखिए, प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं, जो वनस्पति मनुष्य की सहायता के बिना खुद से प्राकृतिक रूप से उगती है। ठीक है ना। पर्णपाती वन किसे कहते हैं, जिन वनों में शुष्क मौसम में पत्तियां गिर जाती हैं। कांटेदार वनस्पति कम वर्षा वाले क्षेत्र में होते हैं। ठीक है ना। और भी क्वेश्चन है, देख लीजिए। ठीक है ना। देखिए और क्या है इसमें, टुंड्रा वनस्पति के प्रमुख क्या मतलब, टुंड्रा वनस्पति में मुख्यतः क्या पाई जाती है, काई और लाइकेन। यानी टुंड्रा वनस्पति में काई और लाइकेन पाई जाती हैं। वन्य जीव संरक्षण के लिए कौन कौन से क्षेत्र बनाए गए हैं, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। ठीक है ना। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो कि नेक्स्ट लेसन है और लास्ट लेसन है आपका क्लास 7th के ज्योग्राफी का। क्या है वो, चलिए देखिए, यह आपका है मानव पर्यावरण बस्तियां परिवहन और संचार। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे बस्तियों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, बस्तियों की बात करते हैं। कह रहा है कि मनुष्य जहां रहकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है उसे क्या कहते हैं, बस्ती या सेटलमेंट कहते हैं। बस्तियां मुख्यतः ग्रामीण और नगरीय होती हैं। ग्रामीण बस्तियों में लोगों का मुख्यतः व्यवसाय प्राय कृषि और उससे संबंधित गतिविधियां होती हैं। नगरीय बस्तियों में उद्योग, व्यापार, परिवहन और सेवाएं प्रमुख आर्थिक गतिविधियां होती हैं। बस्तियों का विकास जल, भूमि, जलवायु और रोजगार जैसे कारकों से प्रभावित होता है। बस्तियां जो होती हैं वो अस्थायी या अस्थायी भी हो सकती हैं। और अब जो आपका अस्थायी बस्तियों में लोग लंबे समय तक एक ही स्थान पर क्या करते हैं, रहते हैं। अस्थायी बस्तियां अक्सर स्थानांतरित जीवन या मौसमी गतिविधियों से जुड़ी होती हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे परिवहन की बात करते हैं। देखिए परिवहन में क्या क्या है, कह रहा है कि लोगों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। परिवहन के प्रमुख साधन आपका स्थल, जल और वायुमंडल, यानी परिवहन के 3 साधन है आपके। सड़क परिवहन छोटी दूरी के लिए सुविधाजनक होती हैं। रेल परिवहन बड़ी संख्या में यात्रियों को एक या फिर भारी वस्तुओं को लंबे दूरी तक ले जाने के लिए उपयोगी है। जल परिवहन भारी और अधिक मात्रा वाली वस्तुओं के लिए उपयोगी होती हैं। जल परिवहन मुख्यतः आंतरिक जलमार्ग और समुद्री मार्गों में बांटा जाता है। वायु परिवहन सबसे तेज परिवहन का साधन है। वायु परिवहन लंबी दूरी और दुर्गम क्षेत्रों में पहुंचने में उपयोगी है। और परिवहन का विकास व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है। ठीक है ना। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पे संचार की। किसकी बात करेंगे, संचार की बात कर लेते हैं। देखिए कह रहा है कि विचारों, सूचनाओं और संदेशों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना संचार कहलाता है। संचार के साधनों में टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, इंटरनेट शामिल हैं। इंटरनेट दुनिया के विभिन्न भागों को तेजी से जोड़ने वाला आधुनिक संचार माध्यम है। संचार के विकास से सूचना का आदान प्रदान तेज और आसान हुआ है। और कह रहा है कि मास मीडिया के माध्यम से एक संदेश एक स्थान, ये मतलब एक साथ बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। जैसे मास मीडिया में, जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं, आप लोग बैठ के पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। और परिवहन और संचार आधुनिक मानव जीवन का, ठीक है ना, मानव जीवन तथा व्यापार के लिए अत्यधिक क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब चलिए कुछ यहाँ पे जो सीटेट इंपॉर्टेंट में क्या है उसको देखिए। इसमें दिया है बस्ती, रहने का स्थान। ग्रामीण बस्ती कृषि प्रमुख है वहां पे। नगरीय बस्तियों में आपका उद्योग, व्यापार, सेवाएं हैं। सड़क छोटी दूरी के लिए। रेल भारी सामान और लंबी दूरी के लिए। जल परिवहन भारी सामान के लिए उपयोगी। वायु परिवहन सबसे तेज। और संचार सूचना संदेश का आदान प्रदान। और आधुनिक संचार आपका इंटरनेट। ठीक है ना। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखिए, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है बस्ती किसे कहते हैं, तो वह स्थान जहां मनुष्य रहकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। ग्रामीण बस्तियों का प्रमुख व्यवसाय क्या होता है, कृषि और उससे संबंधित गतिविधियां। सबसे तेज परिवहन का साधन कौन सा है, वायु परिवहन।
भारी वस्तुओं को लंबी दूरी तक ले जाने के लिए कौन सा परिवहन उपयोगी होता है? जल और रेल परिवहन। संचार किसे कहते हैं? तो विचारों, सूचनाओं और संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना आपका संचार कहलाता है। आधुनिक संचार का प्रमुख माध्यम क्या है? इंटरनेट। ठीक है, इस तरह से आपका यह आप लेसन 7 जो कि ज्योग्राफी है एनसीईआरटी बुक का, लेसन 1 से लेकर 7 तक कंप्लीट ये होता है आपका, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको सीटेट का और भी पेपर आपको मिलेंगे, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट जितने भी होंगे सीटेट से रिलेटेड सोशल साइंस में सब आपको एक एक करके मिलेगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप बताए गए नंबर पे क्या कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है ना। धन्यवाद।